Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the Gupta period. And in this topic, we are discussing about the Samudragupta. We are discussing this topic. We are discussing about Samudragupta in two parts. We have already discussed general information, some titles and about the Prayag Prasasti in the first part. In the last video, we did this. Today, we are going to discuss about the war expedition of Samudragupta. देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्ता पीरियड को और आज गुप्ता पीरियड में हम समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को, उसकी युद्ध नीतियों को देखेंगे। हाँ, तो यहां पर देखिए हमने दो पार्ट में पहले भी बताया था कि जब हम समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे तो दो पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमने पिछले वीडियो में कुछ सामान्य इंफॉर्मेशन लिया, उसके महत्वपूर्ण उपाधियों को जाना और प्रयाग प्रशस्ति क्या है, जहां से समुद्र के बारे में जानकारी मिलती है, वो हमने देखा था। और आज वार के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके विजय अभियानों के बारे में, किस तरह से उसने अलग अलग नीतियां चलाई अलग अलग विजय अभियानों में, तो वो हम अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, हम जब हम गुप्ता पीरियड को पढ़ रहे थे तो फिर एक बार हम सीक्वेंस बनाते हैं। देखिए, जब भी आप पढ़िए सीक्वेंस बनाते रहिए जल्दी से। हमने पढ़ा था सबसे पहले स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, उसके बाद हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता शुरू हुई थी। उसके बाद वैदिक पीरियड में पहुंचे थे हम, और वैदिक पीरियड का जो समय है 1500 से 600 बीसी, दो फेजेज में है, ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व या 1000 बीसी तक आप कह सकते हैं। और दूसरा फेज जो वैदिक पीरियड का है वो 1000 से 600 बीसी तक का है। उसके बाद हम आ गए थे 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी महान परिवर्तनों का काल, जहां पे आप 16 महाजनपदों को देखेंगे, ठीक है। 16 महाजनपदों में मगध जो है सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर के आएगा। हाँ, और वहीं पे आपको प्रमुख डायनेस्टीज वहां पे देखने को मिलेंगी, जैसे हरियंका डायनेस्टी या हरियक डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, और सबसे अंत में वहां पे नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के ही अंतिम शासक को हराकर, अंतिम शासक जो होंगे घनानंद या धनानंद, ठीक है, उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे, जिसपे अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे, बस अभी आगे पहुंचेंगे तब, ठीक है। यहीं पे आप देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी को बुद्ध का पीरियड भी कहते हैं। इसी को सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज भी कहते हैं, यानी कि द्वितीय नगरीकरण का फेज भी, समय भी यही है। देखिए, पहला नगरीकरण मैंने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के सहारे। द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज शुरू होगा 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और वो गंगा नदी के सहारे उसकी शुरुआत होगी। एग्जाम में आ जाता है किस नदी के सहारे शुरुआत हुई थी। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, हाँ, कुछ धार्मिक आंदोलन देखने को मिलेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में। दो प्रमुख धर्म मुखर रूप से उभर के आएंगे। किसके खिलाफ? वैदिक धर्म के खिलाफ, हाँ, वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ। सेक्रीफाइसेज जो हो रहा है वैदिक पीरियड में, हाँ, लोग कर्म कांड में लिप्त हैं, सुपरस्टिशन है बहुत ज्यादा, ब्राह्मणों का डोमिनेंस है, तो इसी के खिलाफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभर कर आते हैं। तो ये 6th सेंचुरी बीसी की बात होगी। और यहीं पर देखिए, उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी के बाद दो महत्वपूर्ण फॉरेन इन्वेजन यानी विदेशी आक्रमण होंगे। पहला आक्रमण ईरानी होगा और दूसरा आक्रमण ग्रीक यानी कि ग्रीस से होगा, ग्रीक यानी कि यूनानी आक्रमण होगा। पहला आक्रमण होगा 516 बीसी में, जो कि डेरियस फर्स्ट का होगा या दारा प्रथम कह लें, और दूसरा आक्रमण 326 बीसी में सिकंदर या अलेक्जेंडर का, जो कि यूनान से आएगा। मकदूनिया का शासक था, मैसिडोनिया का बेसिकली ओरिजिनली, और फिर वो भारत आता है। तो पहला जो है ईरानी आक्रमण, इसको कहा गया प्रथम विदेशी आक्रमण भारत में अगर फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन कहा जाए तो ईरानी है। इसी ईरानी आक्रमण बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसको हखामनी साम्राज्य, अकमेनियन एम्पायर, हाँ, ये सब कहा जाता था। फारस का साम्राज्य, पारसिक साम्राज्य, जो भी कहे, तो ये कहा जाता था। तो यहां से दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट का आक्रमण होगा, और दूसरा फॉरेन इन्वेजन होगा वो सिकंदर का होगा। और इसको आप फर्स्ट यूरोपियन, दूसरा फॉरेन इन्वेजन तो है भारत में, लेकिन फर्स्ट यूरोपियन इन्वेजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये आया था कहां से? ग्रीस से, ठीक है। अब यहीं पे इसके बाद आप देखेंगे, मैंने बताया था कि 6th सेंचुरी बीसी जो है, 6th सेंचुरी बीसी में
कई महत्वपूर्ण डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैंने कहा हरियंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक है कौन? धनानंद या घनानंद। उसी के समय 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण होता है, लेकिन सिकंदर ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा, उसे लौट के जाना पड़ेगा। और इसी घनानंद को, जो नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसको हराकर 322 बीसी में मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा चाणक्य की सहायता से। ये मौर्य डायनेस्टी में 3 महत्वपूर्ण शासकों को हमने पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार, और सबसे महत्वपूर्ण 2 महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार भी थे लेकिन वो बिंदुसार का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, और उसके बाद अशोका द ग्रेट। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण है, और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा इस तरह से नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में आ जाते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड को हम देखते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड को 2 पार्ट में देखते हैं। ठीक है, जब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड को देखते हैं तो मौर्यों का मैंने बताया कि 185 बीसी में डाउनफॉल होता है, और यहां पर शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक की हत्या करता है 185 बीसी में, 185 बीसी में, और यहां पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब आएंगे तो पोस्ट मौर्यन पीरियड को हम, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत जब होगी तो पोस्ट मौर्यन पीरियड ही होगा, डाउनफॉल हो जाएगा। यानी पोस्ट मौर्यन की शुरुआत जब होगी तो मौर्यों के पतन के बाद आप देखेंगे ये 300 बीसी से 300 एडी तक का अप्रोक्सीमेट समय लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ नेटिव सक्सेसर होंगे मौर्यंस के, कुछ फॉरेनर आएंगे मौर्यंस के पतन के बाद, यानी कि मौर्यंस के उत्तराधिकारी जो होंगे वो कुछ फॉरेनर्स होंगे और कुछ देशी ताकतें होंगी। ठीक है, जो नेटिव होंगे या देशी ताकतें होंगी, मैंने बताया 185 बीसी में शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा पुष्यमित्र शुंग, यहां पर यहीं पे फिर कानवा आ जाएंगे शुंगों को हराकर, और साउथ में सातवाहन होंगे। हालांकि इनका ओरिजिन साउथ से है, लेकिन कानवा की डायनेस्टी हो सकता है छोटी हो गई हो, तो यहां पर ये कानवा को हरा के ही सातवाहन आएंगे, लेकिन इनका मेन डोमिनेंस रहेगा साउथ में। ठीक है, तो ये 3 डायनेस्टी जो है, नेटिव डायनेस्टी जो होगी पोस्ट मौर्यन में, जो देशी ताकतें मौर्य के बाद उभर के आएंगी, वो ये 3 डायनेस्टी, नॉर्थ इंडिया में शुंग, फिर वहीं पे कानवा, और उसके बाद दक्षिण भारत में सातवाहन। ठीक है, तो ये हो गई। और जो फॉरेनर्स होंगे, जो विदेशी ताकतें होंगी, फॉरेनर्स आएंगे मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान के पूर्व पर सेंट्रल एशिया, पहले इंडो ग्रीक आएंगे, यानी बैक्टीरिया के हिंद यवन आएंगे। ठीक है, इनको इंडो ग्रीक कहते हैं, इंडो ग्रीक और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको अफगानिस्तान का नॉर्दर्न और कुछ सेंट्रल एशिया का पार्ट ले ले, स्मॉल पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, तो वो बैक्टीरिया होगा। यहाँ पर इंडो ग्रीक शासन कर रहे थे, वो आएंगे इधर से, यहीं से शक आएंगे, इधर से ये पर्थियंस आएंगे, और लास्ट में ये कुषाण आएंगे। ठीक है, तो कुषाणों का जो शासन होगा, मैंने बताया, देखिए कुषाणों का शासन जब होगा, लास्ट में कुषाण आएंगे, उस समय तक ये डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, ये डायनेस्टी नहीं रहेगी, और यहां पर कुषाण रहेंगे। ठीक है, यहां पर रहेंगे कुषाण, मैंने बताया था कुषाण रहेंगे, और यहां पर ये जो कुषाणों का साम्राज्य है, ठीक है, यहीं पर कुषाण है नॉर्थ में, तो पैरेलल चल रहे हैं सातवाहन। ठीक है, कुषाण है नॉर्थ में, पैरेलल चल रहे हैं सातवाहन। यहीं पे जब कुषाणों का अंत होगा तो यहीं पे आपको ईस्टर्न यूपी, मैंने बताया था, यहीं पर ईस्टर्न यूपी, ठीक है, ईस्टर्न यूपी यहां पे देखेंगे तो यहां पर ईस्टर्न यूपी और बिहार से शुरू हो जाएगा। यहीं पे ईस्टर्न यूपी और बिहार, यहीं पे आ जाएंगे कौन? गुप्ता। गुप्ता यहीं से शुरुआत हो जाएगी गुप्तों की, ईस्टर्न यूपी और बिहार से। तो ये गुप्तों की शुरुआत होगी। ठीक है, इधर आपको वकाटक आ जाएंगे बाद में, सातवाहनों के बाद। हाँ, इधर नाग पश्चिम में, इधर तो ईस्टर्न यूपी और बिहार में गुप्तों की शुरुआत होगी। इनिशियल फेज इनकी शुरुआत मतलब उदय यहीं से होगा, और इधर आपको नागवंश होगा। ठीक है ना, ये नागवंश होगा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ओरिजिन को देखा कि गुप्त कैसे आए यहाँ पर। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से इनकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम गुप्तों पे पहुंच गए 300 से 550 एडी, हाँ, इनका जो है अप्रोक्सीमेट समय लिया जाता है, कहीं कहीं 600 बीसी भी होगा। ठीक है, तो यहां पे जो हम टॉपिक देख रहे थे, मैंने बताया भी था, लोकेशन देख रहे थे। लोकेशन हमने ये प्रारंभिक लोकेशन देख लिया कि कहां पे थे, तो ईस्टर्न यूपी और बिहार, हाँ, से ये शुरुआत करेंगे। सवाल बनता है, यहां से सवाल बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि इनका
उद्भव कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुआ, तो पूर्वी यूपी और बिहार से इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, बाद में ये धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन करेंगे। उसके बाद ओरिजिन के बारे में, यानी जातीय ओरिजिन के बारे में, कास्ट के बारे में हमने बताया था। अलग अलग लोगों का मत है, अलग अलग वहां पे विवाद है। हाँ, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई वैश्य कहता है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये वैश्य हैं, पॉसिबली रोमिला थापर भी कहती हैं कि ये वैश्य हैं, और स्मृति टेक्स्ट, स्मृति ग्रंथ जो है वो भी वैश्य मानते हैं। एनसीईआरटी जो कि मानती है तो हम मान के चलते हैं, लेकिन ओरिजिन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं आती। अलग अलग स्कॉलर अलग अलग बात करते हैं। उसके बाद यहाँ हमें देखना है रूलर्स को, जहां हम अभी देखेंगे। ठीक है, रूलर्स में आज हम समुद्रगुप्त को देखने वाले हैं। ठीक है, रूलर्स को देखना है, प्रशासन देखना है, एडमिन को, ट्रेड एंड इकोनॉमी को देखना है। तो ट्रेड एंड इकोनॉमी को हमें, यानी कि व्यापार और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी के बारे में कुछ जानेंगे, रिलीजन, धर्म के बारे में जानेंगे, आर्ट, कला, लिटरेचर, साहित्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक के बारे में जानेंगे, गुप्त पीरियड के, हाँ गुप्ता पीरियड के, और डाउनफॉल, पतन को देखेंगे। यहाँ हमने बोला कि रूलर्स को जब हम देखने के लिए आए थे तो दो पार्ट में रूलर्स को देखेंगे। एक मेन गुप्ताज होंगे, हाँ, श्रीगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक, ये मेन गुप्त है, जो कि स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त के बाद इनका पतन शुरू हो जाएगा। मैंने बताया था स्कंदगुप्त के बाद पतन शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद के जो शासक होंगे वो उत्तरगुप्त कहलाएंगे, लेटरगुप्त कमजोर शासक होंगे। पूर्वगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, नरसिंहगुप्त, ठीक है, नरगुप्त, नरसिंह बालादित्य, हाँ, भानुगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अंतिम गुप्त शासक जो होगा, चाहे वो उत्तरगुप्त हो या मेन गुप्त हो, कहीं से पूछा जाए तो अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए कि ये अंतिम गुप्त शासक थे। बस इतना ही हमें जानना है। और मेन गुप्त के बारे में हमने बताया था कि मेन गुप्त में अगर देखेंगे तो श्रीगुप्त को हमने जान लिया था, यही फाउंडर है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि रियल फाउंडर हैं, वास्तविक संस्थापक हैं, और इनके दो बेटे कांच और समुद्रगुप्त। हालांकि इसमें स्कॉलर्स में विवाद है, मैंने बताया था। कांच जो थे, हाँ, कहा जाता था, कई बार कहा गया कि बड़े भाई थे समुद्रगुप्त के, और कई बार कहा गया कि समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम है। विवाद है। फिलहाल हमने इसलिए रखा है क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कांच जो था बड़ा भाई था समुद्रगुप्त का, इसलिए। हालांकि विवाद है इसमें। उसके बाद वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, समुद्रगुप्त को हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ भी रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था। यहाँ कुछ खास जानकारी नहीं, कुमारगुप्त, और यहाँ हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त सेकंड को डिटेल में। दो ही शासकों को, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड को हमें पढ़ना है। चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाएगा बाद में। तो यही दो शासक हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जानकारी, दो चार लाइन, कुमारगुप्त हो, हाँ, कुमारगुप्त फर्स्ट हो, ये रामगुप्त हो, कुमारगुप्त नहीं, हाँ, रामगुप्त के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। रामगुप्त, ये रामगुप्त है, इन्हें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। और ये देखिए छोटा थोड़ा लिखा गया होगा, अगर ना भी दिखाई दे तो कोई बात नहीं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, सब लिखवाया, ठीक है। हर वीडियो में सीक्वेंस देके चलता हूं। और स्कंदगुप्त अंतिम शासक है, तो मेन हमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य को पढ़ना है। बाकी में थोड़ी थोड़ी जानकारी कहीं कहीं जहां होगी वो हम देख लेंगे। इधर भी सिर्फ आपको लेटर गुप्त में भी खाली आपको याद रखना है कि विष्णुगुप्त अंतिम शासक था, और इसमें एक दो शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी हम बाद में लेंगे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। यहां हमने देख लिया जो हमें समुद्रगुप्त को पढ़ रहे हैं, तो श्रीगुप्त फाउंडर, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, रियल फाउंडर है। और इनकी शादी कुमार देवी, लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमार देवी, इसलिए समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त उन्हीं के बेटे थे, कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के, तो लिच्छवी दौहित्र इसलिए समुद्रगुप्त को कहा गया, ये मैंने बताया था। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था, जहां हमने सामान्य इंफॉर्मेशन लिया था, कुछ टाइटल और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया, जो इनके कोर्ट पोएट भी थे, कमांडर इन चीफ यानी संधि विग्रह मंत्री भी थे, ठीक है, हरिसेन, उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया। टाइटल के बारे में हमने जान लिया था समुद्रगुप्त के पिछले वीडियो में। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा, भारत का नेपोलियन कहा किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। उसके अलावा कई और टाइटल हैं। लिच्छवी दौहित्र मैंने बता दिया, क्योंकि कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम की बेटी थी, के बेटे थे ये। तो कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, इसलिए लिच्छवी की पुत्री का पुत्र लिच्छवी दौहित्र, इनको कविराज भी कहा गया। बहुत सारे टाइटल हमने देखे थे। प्रयाग प्रशस्ति को हमने जान लिया था। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये हरिसेन द्वारा लिखा गया है, और बेसिकली ये कौशाम्बी
का पिलर है मूलतः अशोक का, उसी पर जो समुद्रगुप्त वाला पार्ट है वो लिखा गया है हरिसेन के द्वारा, और समुद्रगुप्त वाले पार्ट को ही कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा था और जाना था कि समुद्रगुप्त के बारे में कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि ये संस्कृत में है, चंपू शैली में है, ठीक है, चंपू शैली मतलब प्रोज पोएट्री दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में, ये सब जान लिया था। उसके बाद हरिसेन द्वारा लिखा गया, तिलक भट्ट ने उत्कीर्ण कराया, ये सब जान लिया था। ओरिजिनली ये किस कौशाम्बी वाले पिलर पे था, फिर बाद में उसको कहां लाया गया, इलाहाबाद लाया गया, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, लेकिन शासनकाल किसका था, अकबर का था। तो ये सब सारा डिटेल हम वहां देख चुके हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो समुद्रगुप्त का एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में खत्म किया था। आज हम इसके वॉर्स को देखेंगे, इसके विजय अभियानों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे उसके साथ ही। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये, तो आज हम इसको देखने वाले हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे समुद्रगुप्त के विक्ट्री एक्सपीडिशंस जो हैं उनको देखने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन, और अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के विक्ट्रीज की। समुद्रगुप्त ने 5 फेजेस में अपनी विक्ट्री की पूरे भारत में, और 5 फेजेस में जो विक्ट्री की उसकी जानकारी भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। ये प्रयाग प्रशस्ति मैंने बता दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या था, पिछले बार भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और ये कहां पर है, ये पिलर है कहां पे, अशोक का पिलर है, मूलतः वो कौशाम्बी पे था। हाँ, उस पर जो समुद्रगुप्त वाला हिस्सा है जो हरिसेन ने लिखा है उसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। बाद में इसे इलाहाबाद भी लाया गया इस पिलर को, और किसके समय में लाया गया, अकबर के समय में जहांगीर लेकर आया, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में है। हरिसेन कौन था, कोर्ट पोएट भी था, संधि विग्रहक मंत्री था। संधि विग्रहक का मतलब कमांडर इन चीफ भी कहा जाता था उसको। तो कमांडर इन चीफ मतलब आर्मी का कमांडर होता था, सेनापति होता था, तो वो हरिसेन था, तो उसी ने लिखा था इसको। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारियां जो है, हाँ, वो प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलता है, और प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है हरिसेन के द्वारा, ये मैंने बता दिया था। देखिए, तो वार की भी जो विक्ट्रीज है समुद्रगुप्त की, उसकी जानकारी भी मिलेगी कहां से, प्रयाग प्रशस्ति से। आपको ध्यान रखना है, इसकी जानकारी भी प्रयाग प्रशस्ति से ही मिल रही है, ठीक है। और देखिए, इस प्रयाग प्रशस्ति में जो 33 लाइन्स है, पूरे प्रयाग प्रशस्ति में 33 लाइन है, ठीक है, 33 लाइन जो समुद्रगुप्त वाला पार्ट है। ये जो पिलर अगर बना हुआ है, किस तरह का कोई पिलर बना हुआ है, मैंने बताया था कि ये पिलर बना हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये पिलर पे, इस पिलर पे तो आपको बहुत सारे लोग हैं, जहांगीर का भी नाम है, बिरबल का भी नाम है, अकबर का भी नाम है, अशोक की वाइफ करवाकी और उसके बेटे तिवर का भी नाम है। लेकिन जो समुद्रगुप्त वाला पार्ट है, हाँ, वो उस पे 33 लाइन्स है। तो जो विक्ट्रीज के बारे में जानकारी शुरू होती है वो 7th लाइन से शुरू होती है। 7th लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 7th लाइन आउट ऑफ 33 लाइन्स। 33 लाइन टोटल जो है, 33 पंक्तियां जो हैं, 33 लाइन्स वो हैं प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। और 7वें पंक्ति से शुरू होता है इसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब देखिए, इसने क्या किया कि 5 फेजेस में विक्ट्री की, ठीक है, 5 फेजेस में विक्ट्री की, और सबके लिए अलग अलग पॉलिसी उसने अपनाया। देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया है सबकी, ये जो ग्रीन से मैंने घेरा हुआ है ना, ये पॉलिसीज थी, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी सबके लिए। देखिए, यहाँ पे ये पॉलिसी मेन, इसी को याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज, आपको 5 फेजेस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 फेजेस में उसने किया था। पहले आप जानते चलिए लोकेशन, उसके बाद हम सब पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी गंगा यमुना दोअब, ठीक है। अब गंगा यमुना दोअब की अगर बात करें तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये लगभग ये वाला क्षेत्र ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्षेत्र इसका हो जाएगा, ये, ठीक है, ये
ये क्षेत्र करीब करीब करीब, ठीक है, गंगा यमुना दोअब का क्षेत्र ये हो जाएगा आर्यावर्त, यानी नॉर्थ इंडिया का पार्ट। आर्यावर्त का मतलब नॉर्थ इंडिया का पार्ट। और मैंने बताया था कि इनकी जो शुरुआत होती है चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय, जब गुप्तों का उद्भव होगा वो ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले क्षेत्र से होगा, ठीक है, वहीं इसका उनका जो प्रारंभिक जो लोकेशन है, इनिशियल लोकेशन है वहीं पे। अब विस्तार का काम जो शुरू करेगा समुद्रगुप्त शुरू करेगा, ठीक है। तो पहला आर्यावर्त यानी कि गंगा यमुना दोअब का क्षेत्र, ठीक है। तो पहला यहां पे ये फर्स्ट फेज में जाएगा। सेकंड फेज में हम धीरे धीरे सारा समझेंगे, पहले समझ लेते हैं सेकंड फेज में, ठीक है। ये सेकंड फेज में आपको ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ेगा। ईस्टर्न इंडिया की तरफ का मतलब देखिए, आपको एक तो आपको ये आसाम उसाम का क्षेत्र होगा, देखिए कामरूप डवाक या आसाम का क्षेत्र है, यहां पर समझ लीजिए। हाँ, ये आसाम वाला क्षेत्र है, लगभग ये आसाम वाला क्षेत्र है, कामरूप डवाक ये सब आसाम में है। नेपाल यहाँ पे होगा, ठीक है, ये नेपाल वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा आगे ये नेपाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, नेपाल हो जाएगा। समतट बंगाल हो जाएगा, ये इधर बंगाल हो जाएगा, समतट में ये बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना, बंगाल। और कामरूप भी यहाँ ये सॉरी कत्रीपुरा या कृतपुरा ये पंजाब वाला क्षेत्र यहां पे हो जाएगा, समझ गए। देखिए पड़ोसी राज्य इनको कहते थे, पड़ोसी राज्य कहते थे। तो पड़ोसी राज्यों में नेपाल हो गया, आसाम हो गया यहां पर, उसके बाद ये बंगाल हो गया, और इधर आपको पंजाब के पास का कत्रीपुरा, ये सब स्टेट्स थे, ठीक है ना। तो यहां पे ये जीत हासिल करेगा। पड़ोसी राज्यों में इनको नेबरिंग स्टेट आप कह सकते हैं, नेबरिंग स्टेट, ठीक है, नेबरिंग स्टेट का मतलब पड़ोसी राज्य। तो वहां पे ये जीत हासिल करेगा, ठीक है। कई जगह पे मैं आपको बता दूंगा इसको, क्योंकि ज्यादातर इसमें ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, तो कई जगह पे पड़ोसी ना लिख के आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लिखेगा, और प्लस आप उसको पंजाब का ये कृतपुरा या कृतिपुरा, वो भी आपका सही है, बहुत सारी किताबों में आपको नॉर्थ ईस्ट ही देगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल ऐसे करके देगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तीसरे फेज में आता है आठवीं राज्य। आठवीं राज्य में फॉरेन किंग्स हैं, फॉरेन किंगडम्स जो हैं। देखिए फॉरेन किंगडम्स कौन से होंगे, ये वाला देख लीजिए, ये जो होंगे यहां पर देखिए, ये जो होगा ये फॉरेन किंगडम्स होगा, यहां पे ये फॉरेन किंगडम्स, सॉरी फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट किंगडम्स, सॉरी फॉरेस्ट किंगडम्स। ये देखिए ये विंध्य वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये लगभग फॉरेस्ट किंगडम्स, जिनको आठवीं राज्य कहा गया, विंध्य वाले क्षेत्र में है, ठीक है, ये विंध्याचल वाला क्षेत्र है ना, विंध्य का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ये फॉरेस्ट किंगडम्स आठवीं राज्य हैं। 18 स्टेट्स यहाँ के होंगे, ठीक है। ये पॉलिसी पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये 18, पहले लोकेशन समझा लूं मैं, ये 18 स्टेट्स यहाँ पे होंगे। उसके बाद दक्षिणापथ की जहां तक बात है, तो देखिए ये वाला जो है यही दक्षिणापथ हो जाएगा, यही दक्षिणापथ हो जाएगा, ये दक्षिणापथ हो जाएगा, ये वाला पार्ट दक्षिणापथ हो गया, ठीक है। चौथे फेज में दक्षिणापथ में जाता है, ठीक है। और पांचवें फेज में, यहां पे दक्षिणापथ में 12 स्टेट्स हैं, ठीक है, 12 राज्य हैं, और पांचवें फेज में ही जाएगा कुछ फॉरेन रूलर्स हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ। हालांकि केवल उत्तर पश्चिम में नहीं है, लेकिन कई जगह किताबों में चूंकि ज्यादातर यहां नॉर्थ वेस्ट में है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिम भी लिख देता है, ठीक है। तो अब देखिए कहां कहां है, श्रीलंका। तो श्रीलंका कहां पे होगा, देखिए ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। ये उसके बाद आपको श्रीलंका के बाद कुषाण जो थे, कुषाण आपको ये पेशावर के पास थे, देख लीजिए ये पेशावर के पास यहाँ पे कुषाण हो जाएंगे, ये पेशावर के पास कुषाण हो जाएंगे, ठीक है। शक जो हैं ये गुजरात में हो जाएंगे, यहाँ पर शक, ठीक है। मुरुंड ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पर हो जाएंगे, मुरुंड देखिए यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में मुरुंड हो जाएंगे। बस लोकेशन आप समझ लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। मुरुंड ईस्ट इंडिया में, और सर्वद्वीप वासिनी या सर्वद्वीप वासिनी ये जो मिलेगा, पॉसिबली ये इंडोनेशिया था। तो इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है, देखिए ये इंडोनेशिया का आइलैंड है, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो ये है आपका लोकेशन, यानी फर्स्ट फेज में देख लीजिए, फर्स्ट फेज में आर्यावर्त
नॉर्थ इंडिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आएगा। दूसरे फेज में ये जो विक्ट्री करेगा ये पड़ोसी राज्यों यानी कि नेबरिंग स्टेट्स होंगे। इसको आप कई जगह पे नॉर्थ ईस्ट भी लिखा हुआ मिलेगा या ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। यहाँ पे तो नेपाल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो ईस्ट में आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पर नेपाल मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे मिल जाएगा आपको आसाम, और आसाम में ही, आसाम कामरूप कहते थे आसाम को, दवाका भी आसाम में ही था, ये भी एंशिएंट किंगडम था आसाम का। समतटा ये बंगाल में रहेगा, और कर्त्रिपुरा एक जो है ये पंजाब यहाँ पे है। तो ये कर्त्रिपुरा जो पंजाब वाला क्षेत्र है, तो ज्यादातर इसमें ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, तो कई जगह पे पड़ोसी की जगह नॉर्थ ईस्ट में दे दे तो आप इस पे आश्चर्य मत कीजिएगा, लेकिन पड़ोसी ज्यादा सुटेबल लगता है, ठीक है। उसके बाद आठवीं राज्य यानी कि फॉरेस्ट किंगडम्स है, ये वाला पार्ट बिंदु वाला क्षेत्र आठवीं राज्य है। जंगल मतलब ये ट्राइबल ग्रुप थे जंगलों में, हाँ ये आपको फॉरेस्ट किंगडम्स इनको कहा जाता था आठवीं राज्यों को। तो ये ट्राइबल्स थे, जनजातीय थे लोग, जनजाति लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद दक्षिणापथ, ये वाला मैंने बता दिया, दक्षिणापथ दक्षिण की तरफ, साउथ इंडिया लिखा हुआ मिल जाए तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद विदेशी राज्यों में या फॉरेन स्टेट्स में आपको श्रीलंका यहाँ पे, ठीक है, कुषाण आपको यहाँ पे, शक जो है यहाँ पे है, ठीक है, जो कि गुजरात में है, मुरुंड आपको ये है ईस्ट इंडिया में मुरुंड, और सर्वद्वीप वासिनी इंडोनेशिया, ये इंडोनेशियन आइलैंड है, आप मैप में भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये जो था ये मैंने आपको एक लोकेशन बताया है कि किस किस तरह से ये बढ़ा है और किस किस क्षेत्रों में ये बढ़ा है, ठीक है। अब देखिए आर्यावर्त में इसमें दो फेज है। देखिए एक चीज और है, मैंने क्या बताया कि सातवें लाइन से, सातवीं पंक्ति से शुरू होता है। सातवीं पंक्ति क्या, प्रयाग प्रशस्ति में 33 लाइन है, 33 पंक्तियां हैं, 33 लाइन है, उसमें 7th लाइन से शुरू होता है इसके विक्ट्री के बारे में जो इंफॉर्मेशन है। तो देखिए आर्यावर्त में, या गंगा यमुना द्वयब इसको कहेंगे, नॉर्थ इंडिया को आर्यावर्त मेनली, तो दो फेजेज में, ठीक है। तो फर्स्ट फेज का जो इंफॉर्मेशन है वो तीसरे लाइन में है, और सेकंड का फेज का जो इंफॉर्मेशन है वो 21वें लाइन में है, 21st लाइन में। अब इसको आप पढ़ना नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, हाँ, कि आपको ये ना लगे कि चीजें अधूरी हैं, कहीं आपको मिले तो लगे अधूरा बताया गया, अधूरा नहीं है। यहां पे आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पे देना है, तो 3 स्टेट फर्स्ट फेज में जीता, ठीक है, 3 स्टेट्स जीतता है फर्स्ट फेज में, देखिए यहां पर 3 स्टेट्स जो जीतेगा फर्स्ट फेज में, और 9 स्टेट्स जीतेगा ये सेकंड फेज में, ठीक है ना, आर्यावर्त वाले गंगा जमुना दो वाले क्षेत्र में। अब यहां पर 3 शासक हैं, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज या कुलकुलज, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। और ये 9 स्टेट्स में ये शासक हैं अच्युत, हाँ अच्युत यहां भी हैं, नागसेन, नंदिन, बालवर्मन, रुद्रदेव, चंद्रवर्मन, मथिला, नागदत्त, गणपति नाग। अब यहां समझना क्या है आपको, देखिए आपको सिर्फ इन तीनों को याद रखना है, इधर नहीं याद रखना है, हाँ इन तीनों को सिर्फ याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इन तीनों को क्यों याद रखना है कि सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा कि इन तीनों में से 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि फर्स्ट फेज में जो उसने विजय हासिल की थी, जो उसका विक्ट्री एक्सपीडिशन था, उसमें कौन सा शासक फर्स्ट फेज में नहीं था। तो अगर आपको ये 3 याद है तो ऑटोमेटिक ये आप चौथे को सेलेक्ट कर लेंगे एज एन आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इधर पे दे, एक बार सरसरनी का देख लीजिए, लेकिन आपको मेन यही याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान कर रखना है। 3 स्टेट फर्स्ट फेज, 9 स्टेट आपको सेकंड फेज, यानी 3 स्टेट फर्स्ट फेज में पहली बार में, दूसरे चरण में आपको 9 राज्य, ठीक है। तो ये आर्यावर्त वाले क्षेत्र में। अब यहां पे जो इसने नीति बनाई है राज्य प्रस्बोधरण की, यहां पे आर्यावर्त में, आर्यावर्त का क्षेत्र ये मैंने कहा ये, ठीक है, आर्यावर्त का क्षेत्र ये वाला मैंने कह दिया था, ठीक है ना, आर्यावर्त का। अब यहां पे डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल होगा, और यहां पे नीति इसकी होगी राज्य प्रस्बोधरण। देखिए ये राज्य प्रस्बोधरण नीति, ध्यान रखिएगा,
आर्यावर्त के लिए कौन सी नीति है? राज्य प्रस्बोधरण, या कहीं दे देगा सकल राज्य प्रस्बोधरण, या कहीं दे देगा सकल प्रस्बोधरण। ध्यान दीजिएगा, आर्यावर्त के लिए नीति कौन सी? राज्य प्रस्बोधरण, ठीक है। या कहीं दे देगा सकल प्रस्बोधरण, या कहीं दे देगा सकल राज्य प्रस्बोधरण, यानी कि पूर्ण रूप से उन्मूलन करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल करेगा इन स्टेट्स पे, क्योंकि पहले उसको मजबूत होना है। हाँ, मजबूत होगा, ताकतवर होगा ज्यादा राज्यों को जीतकर, तब तो आगे वो अपना इंफ्लुएंस जमा पाएगा। इसलिए शुरुआती दौर में इसने डायरेक्ट कंट्रोल किया और पूछ देगा एग्जाम में आर्यावर्त के लिए कौन सी नीति थी? राज्य प्रस्बोधरण। इसको कहा गया दिग्विजय, इसको कहा गया दिग्विजय। ध्यान दीजिएगा, दिग्विजय कहा गया, इसको दिग्विजय कहा गया। आर्यावर्त के लिए राज्य प्रस्बोधरण की नीति, डायरेक्ट कंट्रोल, पूर्ण रूप से नाश कर देगा इनका और अपने कंट्रोल में ले लेगा, ठीक है। ये आर्यावर्त है। उसके बाद पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें, 22वें और 23वें लाइन में, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से लाइन में है, ठीक है। पड़ोसी राज्य मैंने बता दिया, नेपाल, कामरूप। हाँ, नेपाल यहाँ पे, कामरूप यानी कि आसाम में ही, आसाम है, आसाम में ही ये डवाक भी पड़ेगा, ठीक है। समतट ये बंगाल है, और कत्रीपुरा ये पंजाब यहाँ पे है, ठीक है। ये तो ये पड़ोसी राज्य है, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो यहां पर इनको तो जीतेगा, और जीतने के बाद यहां पर जो नीति होगी, सर्व करदान, आज्ञानुकरण और प्रणामागमन। यहां की नीति क्या है? ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी राज्यों के लिए नीति क्या है? पड़ोसी की जगह पूछ दे, पड़ोसी ना पूछे, नेबरिंग ना पूछे, पूछे कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, या सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए क्या पॉलिसी थी विक्ट्री के बाद? तो सर्व करदान, आज्ञानुकरण, प्रणामागमन। ये एक ही लाइन में है, ऐसे लिखा हुआ, मैंने जानबूझ के ऐसे लिख दिया है। सर्व करदान, आज्ञानुकरण, प्रणामागमन। अब यहां सर्व करदान का कर का मतलब होता है टैक्स, यानी कि इनको कहेगा भाई कि ठीक है, आप अपने राज्य पे रहिए, आप हमें हमेशा जो है टैक्स देते रहिए, ठीक है। आप क्या कीजिए? टैक्स देते रहिए, टैक्स देते रहिए, ठीक है। मेरे ऑर्डर को जो हम कहें उसको अक्षरशः पालन कीजिए, ओबे कीजिए। आज्ञानुकरण मतलब आज्ञा का अनुकरण, फॉलो द ऑर्डर, फॉलो द ऑर्डर। टैक्स की बात करते हैं तो कहेंगे फॉलो द ऑर्डर, फॉलो द ऑर्डर, यानी कि राजा जो कहता है उसको मानना है। सर्व करदान, टैक्स पे करना है, टैक्स का मतलब ट्रिब्यूट भी कह लीजिए। हाँ, आज्ञानुकरण, आज्ञा का अनुकरण, अनुकरण मतलब फॉलो करना, फॉलो द ऑर्डर, जो भी आदेश देता है, ठीक है। फॉलो द ऑर्डर ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है ना, फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आज्ञा का मतलब ऑर्डर, ठीक है, या डायरेक्टिव्स कर लीजिए, फॉलो द डायरेक्टिव्स, फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। हाँ, आज्ञानुकरण, उसके आज्ञा को मानना है। और प्रणामागमन, जब भी जरूरत पड़े आना है कोर्ट में, प्रणाम करना है राजा को झुक के, ठीक है ना। तो ये इनके खिलाफ है, पड़ोसी राज्यों के खिलाफ जो नीति थी इसकी, पड़ोसी राज्यों के लिए, हाँ, विजय के बाद जो नीति थी, इसको पड़ोसी राज्य कहें, इसको कई जगह पे ईस्टर्न स्टेट्स कह देगा, कई जगह पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कह देगा। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब लोकेशन आपको पता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रणाम करने की बात कहता है, यहां ओबे द ऑर्डर, फॉलो द ऑर्डर। और आपको प्रणामागमन का मतलब जब चाहे, जब राजा चाहेगा, समुद्रगुप्त चाहेगा, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आप लिख लीजिए, एक तो प्रणाम भी करना पड़ेगा आके झुक के, और प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित रहना पड़ेगा आपको। वेन समुद्रगुप्त वांट्स, जब भी समुद्रगुप्त चाहता है आपको आना पड़ेगा। इसका मतलब सर्व करदान, ट्रिब्यूट देंगे, टैक्स देंगे, यानी कर देंगे। देखिए इसी से आपको, इसी से निकल जाएगा कर यानी कि टैक्स, दान देना, ठीक है, आज्ञा ऑर्डर या आदेश, ठीक है ना,
नुकरण अनुकरण, फॉलो द ऑर्डर। प्रणामा गमन, गमन मतलब आना जाना, ठीक है। तो इसको जब राजा चाहेगा, समुद्रगुप्त चाहेगा तो दरबार में इसको आना पड़ेगा और प्रणाम करना पड़ेगा, झुक के प्रेजेंट रहना पड़ेगा दरबार में। तो ये आपकी पॉलिसी होगी पड़ोसी राज्यों के खिलाफ, ठीक है, ये पड़ोसी राज्यों के खिलाफ। अब देखिए अगला आठवीं राज्य, ये वाले क्षेत्र जो है मैंने बताया विंध्य वाले क्षेत्र में फॉरेस्ट किंगडम्स जो है, फॉरेस्ट किंगडम्स, फॉरेस्ट किंगडम्स लाइन 21वीं लाइन में जानकारी मिलेगी। प्रयाग प्रशस्ति के कोई जरूरी नहीं है जानना। यहां पे कितने स्टेट हैं? 18 स्टेट हैं, ठीक है, 18 स्टेट यहां पे है, ये ध्यान देना है। तो यहां पर क्या होगा, 18 स्टेट हैं और यहां पे ऐसा था कि ये मतलब ट्राइबल लोग थे, यहां पर जनजातीय व्यवस्था थी, समाज जनजातीय था, कल्चर अलग अलग, जातियां अलग अलग, खान पान अलग अलग, रहन सहन अलग अलग। तो इसको अगर ये डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करता तो हो सकता था इसके लिए मुश्किल हो जाता, इसलिए इसने कहा कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए, बस इनको सेवा में रख लिया जाए। परिचारकीकृत नीति अपनाई इनके 8वीं राज्यों के खिलाफ। परिचारकीकृत का मतलब क्या है? सर्विस। देखिए सर्विस, सर्विस का मतलब क्या है? अब ये लोग सर्विस करेंगे, सेवा में रहेंगे समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त की सेना में काम कर सकते हैं, वहां जो कल कारखाने हैं वहां काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में और कामों में इनको लगाया जा सकता है। तो 8वीं राज्यों के लिए जो उसकी नीति थी परिचारकीकृत, इसमें बहुत ध्यान देना है जो भी नीतियां हैं, ठीक है। आगे देखिए दक्षिणापथ, ये वाला क्षेत्र दक्षिणापथ किस लाइन में जानकारी मिलती है? 19-20, कोई जरूरी नहीं आपको याद रखना। यहां पे 12 राज्यों की बात है, यहां पे 12 राज्य थे, 12 स्टेट्स थे, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट से देखिए, इधर स्टेट लिखा हुआ है, इधर राजाओं के नाम लिखे हैं। यहां पे महेंद्र थे कौशल के राजा, ठीक है। व्याघ्रराज थे महाकंटारा के राजा, मंथराज थे कोराल के राजा, महेंद्र थे पिष्टपुर के राजा, सोमय दत्त थे कोटपुर के राजा, कहीं कहीं को बालवर्मन भी लिखता है, कोटपुर के राजा कहीं कहीं लिख देता है बालवर्मन। दमन थे इंडरपल्ली के राजा, इरंडपल्ली के राजा, इरंडपल्ली। विष्णुगुप्त कांची के राजा, ठीक है। हस्तिवर्मन वेंगी के राजा, नीलराज अवमुक्त के राजा, उग्रसेन पलक्कड़ के राजा, कुबेर देवराष्ट्र के, धनंजय कुष्ठलपुर के राजा थे। तो ये व्याघ्रराज महाकंटारा, मंथराज कोराल, महेंद्र पिष्टपुर, सोमयदत्त कोटपुर या कोडपुर, जानबूझ के हिंदी में लिखा ताकि सबको आसान हो जाए। दमन थे इरंडपल्ली के राजा, विष्णुगुप्त कांची के, हस्तिवर्मन वेंगी के, नीलराज अवमुक्त के, उग्रसेन पलक्कड़ के, कुबेर थे देवराष्ट्र के, धनंजय थे कुष्ठलपुर। क्या देखिए इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये 12 स्टेट थे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, 12 स्टेट। यहां पे जो आपको ध्यान रखना है, ये पूरा जो ये वाला क्षेत्र है दक्षिणापथ, कहीं कहीं दक्षिणापथ ना देके आपको साउथ इंडिया दे दे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो ध्यान रखना है, देखिए यहां जो है ये लीडर यही है, कौन है? ये लीडर है, इनको याद रखना है। इस संघ के जो लीडर होंगे, जो नेतृत्व करेंगे, वो करेंगे विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त जो है ये आपका नेतृत्व करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है विष्णुगुप्त के बारे में, यही नेतृत्व करेंगे। हाँ, तो विष्णुगुप्त को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां के शासक थे? कांची के। और देखिए जो ध्यान रखना है, हस्तिवर्मन, नीलराज, उग्रसेन, कुबेर और धनंजय, इनको याद रख लीजिए, और एक महेंद्र कौशल को याद रख लीजिए, इतना। अब क्या होता है इसमें एग्जामिनेशन में किस तरह से आ जाएगा? मिलाने के लिए आएगा, हाँ, सुमेलित करने के लिए, मैच करने के लिए, एक तरफ शासक एक तरफ राज्य, एक तरफ पहले नहीं देता था, लेकिन अब कुछ दिनों से ये ट्रेंड कुछ सालों से बना है कि ये देगा, कि इस तरह से दे रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मिलाने के लिए, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था, अदरवाइज आपको जनरल कॉन्सेप्ट रखना है, खासकर नीतियों पे। अभी इनके खिलाफ जो नीति अपनाई, क्या? ग्रहण मोक्षानुग्रह। अब ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब समझ लीजिए, हाँ, ये लोग मोक्षानुग्रह, अनुग्रह, याचना, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारा राज्य वापस लौटा दीजिए,
हमारा क्षेत्र वापस लौटा दीजिए, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो इसको कहा जाएगा ग्रहण मोक्षानुग्रह। उनके अनुग्रह पे, उनके याचना पे, उनके रिक्वेस्ट पे लौटा देगा। लेकिन कैसे लौटाएगा? यहां पे जो पॉलिसी थी ये CLL पॉलिसी है। देखिए CLL पॉलिसी। CLL का मतलब कॉन्कर्ड, लूटेड एंड लिबरेटेड। कॉन्कर्ड, इन राज्यों को जीता, ठीक है, इन राज्यों को जीता, कॉन्कर्ड, ठीक है, विजय हासिल की। लूटा, लूटेड, लिबरेटेड, छोड़ दिया। तो CLL पॉलिसी याद रखिए दक्षिणापथ के लिए। CLL कॉन्कर्ड, ठीक है, लूटेड और लिबरेटेड, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं चाहे तो, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड लिख दीजिए। अब लिखने की देखिए जगह नहीं है यहां पर, लेकिन समझिए कॉन्कर्ड मतलब विजय हासिल की, एल का मतलब लूटेड, लूट लिया, और लिबरेटेड छोड़ दिया। इसी को कहा गया ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। और इसको क्या कहा गया? धर्म विजय। देखिए धर्म विजय कहा गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, धर्म विजय। अब आगे देखिए 5वां में फॉरेन स्टेट, विदेशी राज्य कितने हैं ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन 24वां है, 24वें लाइन में इसका इंफॉर्मेशन है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बार बार मैं कह रहा हूं। अब यहां पे श्रीलंका के शासक है। श्रीलंका कहां है भाई? देखिए ये श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका के शासक कौन थे उस समय? मेघवर्मन। इनके बारे में एक जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं पिछले वीडियो में। मेघवर्मन ने बोध गया में आज्ञा मांगी थी, हाँ कि वो एक मोनेस्ट्री बनवाएगा, ठीक है, मोनेस्ट्री बनवाएगा। तो आज्ञा मांगी थी किससे? समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त ने यह आज्ञा दे दी थी। तो ये आपका एग्जाम में सवाल बनेगा कि श्रीलंका का वो कौन सा शासक था जो कंटेम्पररी था, समकालीन था समुद्रगुप्त के? तो मेघवर्मन, याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से कुषाण, कुषाणों का मैंने बता दिया था, यहां पे पेशावर के पास थे। कुषाण का राजा था किदार या केदार, कहीं केदार देगा कहीं किदार देगा। ये पेशावर यहां पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है, पेशावर। तो पेशावर में था ये, और इसका शासक था किदार। तो अब ये भी पूछ देगा कि उसके समकालीन कौन सा कुषाण शासक था? किसके समकालीन? समुद्रगुप्त के समकालीन। तो किदार के, मेघवर्मन, किदार। इसी तरह से शक शासक, शक गुजरात में थे, ठीक है ना। तो पूछेगा भाई कौन सा शासक था जो उनके समकालीन था समुद्रगुप्त के? तो रुद्र सिंह थर्ड था जो गुजरात में था, ठीक है। तो ये 3 शासकों का, यहाँ 3 शासकों का नाम आता है, रुद्र सिंह थर्ड का। इन तीनों को आपको याद रखना है। कई बार मिलाने के लिए भी दे देगा, सुमेलित करने के लिए ऑप्शन भी बना सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि यहां से कि कौन सा जो शासक है, कौन सा जो रूलर है वो कंटेम्पररी है, ठीक है ना, किसके? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के समकालीन था, उसी के समय का था। तो इन तीनों में से आपको सवाल बन जाता है। मुरुंड मैंने बता दिया, यही वाला क्षेत्र है मुरुंड, ईस्ट इंडिया में, ठीक है। और सर्वद्वीपवासी भी या सर्वद्वीपवासिनी, थोड़ा बहुत नंबर में, नाम में, प्रोनाउंसिएशन में अंतर मिल सकता है। यह संभवतः इंडोनेशिया कहा जाता था कि है। देखिए यही इंडोनेशिया आइलैंड है, अगर आप मैप में देखेंगे तो इस तरह से। तो ये इंडोनेशिया है। तो मुरुंड, तो यहाँ पे श्रीलंका, कुषाण, शक, मुरुंड और सर्वद्वीपवासिनी या पॉसिबली इंडोनेशिया। तो ये फॉरेन या विदेशी राज्यों के प्रति विदेशी राज्य थे जिसपे विजय पाई थी किसने? समुद्रगुप्त ने। और इसके प्रति जो नीति थी, ये नीति देखिए मैंने घेरा हुआ है क्या, अब समझिएगा। गरुत्मंदक, कन्योपायन, आत्मनिवेदन, स्व-विषय भुक्ति शासन याचना। अब समझिएगा, देखिए जो आगे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे इसका, गुप्तों का, तो वहां देखिएगा कि पूरा एम्पायर जो है, एम्पायर जो प्रोविंसेस में यानी प्रांतों में बटा हुआ है उसको भुक्ति कहा जाता है। और जो प्रोविंसेज हैं वो विषय में बटे हुए हैं। देखिए विषय, तो यहां पे पहले पूरा एम्पायर भुक्ति में बटा हुआ है जिसको प्रोविंस यानी प्रांत कहा जाता है, और प्रांत जो है विषय यानी कि डिस्ट्रिक्ट, जिले में बटे हुए हैं। तो स्व विषय भुक्ति शासन याचना,
जिसका जो भी विषय होगा, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा जहां जो कोई छोटा राजा होगा शासन कर रहा होगा, या किसी राजा के अंडर में कोई भुक्ति होगा यानी प्रोविंस होगा, उसके लिए वो याचना करेगा कि भाई, याचना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज हमारा जो राज्य है लौटा दीजिए। हाँ, हम क्या क्या करेंगे तो देखिए, आत्मनिवेदन करेगा वो, प्लीज प्लीज लौटाइए मेरा, हाँ प्लीज आप जो कहेंगे वो करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कर सकता है, आत्मनिवेदन तो करेगा ही, कन्योपायन, अपने घराने की किसी लड़की की शादी, किसी लड़की का मैरिज वो गुप्ता डायनेस्टी में कर सकता है, ये भी बात होगी। और ये दोनों करेगा तो क्या चाहेगा, याचना करेगा कि भाई गरुड़ मंदक, गरुड़ मंदक का मतलब यहां पे है गरुड़ सील होता था, गरुड़ सील यानी कि मोहर, कि अब हम ये कर रहे हैं, आत्मनिवेदन भी कर रहे हैं, अपने यहाँ की बेटी भी आपके घर में ब्याह रहे हैं, हाँ तो आप अब क्या कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप गरुड़ मोहर वाला सील लगा दीजिए, सील सॉरी गरुड़ मार्क वाला जो सील है, मोहर है, वो लगा के एक चार्टर मुझे दे दीजिए। चार्टर क्या, शासनादेश, शासनादेश कहां के लिए, जो मेरा स्वविषय, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है या जो मेरा भुक्ति है, प्रोविंस है, वहां के लिए मुझे शासन का आदेश दे दीजिए, हम आपसे याचना कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे, क्या फिर से समझिएगा, विषय डिस्ट्रिक्ट को कहते थे, भुक्ति प्रोविंस को कहते थे। यहां पर जो भी शासक है, जो भी अपना इनमें से शासन कर रहा है विदेशी राज्यों में, वो कहेगा, आत्मनिवेदन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज 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 ऐसा कीजिए कि हमारा राज्य लौटा दीजिए, हम कन्योपायन कर देंगे, अपनी बेटी का मैरिज आपके यहां कर देंगे, गुप्ता डायनेस्टी में कर देंगे, इसलिए आप क्या कीजिए, गरुड़ सील लगाइए, यानी गरुड़ वाला मार्क वाला मोहर लगाइए, कहां पे, शासनादेश पे, मतलब एक कोई चार्टर होगा, वो एक चार्टर दीजिए गरुड़ मोहर लगा के, ठीक है ना, सील लगा के, कि मैं अपने विषय यानी अपने डिस्ट्रिक्ट पे या अपने भुक्ति पे, अपने प्रोविंस पे शासन कर सकूं। तो इनके खिलाफ, विदेशी राज्यों के खिलाफ ये नीति अपनाई थी, गरुड़ मंतक या गरुड़ मंदक, ये मोहर लगाने की बात है, गरुड़ सील, ठीक है। यहां पे मैं लिख दूं क्या, गरुड़ सील, ठीक है ना, यहां पे लिखिए, मोहर है, ये एक तरह का मोहर यानी कि सील है, सील लगाएगा, गरुड़ सील है, ठीक है, गरुड़ मोहर, गरुड़ मोहर। यहां मैरिज की बात है, विवाह, ठीक है, और यहां तो रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट करेगा, विवाह कर देगा, किसका, अपनी कन्या का, अपनी बेटी का, या अपने खानदान की किसी बेटी का गुप्ता डायनेस्टी में, और उसके बाद कहेगा कि मोहर लगा दीजिए, कौन सा, गरुड़ मार्क वाला सील लगाइए, मोहर लगाइए, और मुझे चार्टर दीजिए कि मैं अपने विषय यानी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट या मैं अपने भुक्ति यानी मैं अपने प्रोविंस या अपने प्रांत में शासन कर सकूं। तो ये पूरी नीतियां जो हैं ये फॉरेन स्टेट्स के लिए थी। तो ये मेरे ख्याल से आपने समझ लिया। तो अब आपको जो ध्यान देना है, फर्स्ट फेज में देखिए आर्यावर्त और पड़ोसी। पहले देखिए कैसे जीत रहा है, याद कैसे करेंगे, नॉर्थ में तो था ही, याद कैसे करेंगे, तो नॉर्थ में तो आपको पता है चंद्रगुप्त के समय ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले क्षेत्र से इनका शुरुआत हुआ था। तो नेचुरली पहले हम नॉर्थ की तरफ ही ट्राई करेंगे तो पूरा नॉर्थ जीतेंगे। फिर ये पड़ोसी राज्यों की तरफ देखिए, इधर भी पड़ोसी है यानी कि पंजाब है, और इधर यानी नॉर्थ की तरफ ही अपना प्रयास कर रहे हैं। जब नॉर्थ जीत लेंगे तो ये आठवीं राज्य, क्योंकि आठवीं राज्य जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ये साउथ में नहीं जाएंगे। पहले तो आर्यावर्त पूरा नॉर्थ में कब्जा करेंगे, उसके बाद पड़ोसी। पड़ोसी कौन होगा, अगल बगल, ठीक है, कैसे याद करेंगे, अगल बगल, इधर पंजाब है और इधर ये वाला है। ध्यान रखिए पहले आर्यावर्त और लास्ट में विदेशी, इतना ध्यान रखिए, इन दोनों को याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा। जब पूरा नॉर्थ ये कैप्चर कर लेंगे, ईस्ट वाला पार्ट भी नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट का भी पार्ट ये कैप्चर कर लेंगे, ये वाला नेपाल, ये नेपाल, कामरूप, दवाब, ये जो आसाम वाला है, और समतटा, ठीक है। तो यहां पर तभी तो उसके बाद बढ़ेंगे साउथ की तरफ, ये पहले सर आठवीं राज्यों की तरफ, क्योंकि ये बीच में बॉर्डर लाइन है। आठवीं जो है फॉरेस्ट किंगडम से बॉर्डर लाइन है, इसको जीतने के बाद ही ये साउथ में जा सकते हैं। तो नेचुरली पहले आर्यावर्त, फिर पड़ोसी, फिर आठवीं, तब दक्षिणापथ, देखिए तब दक्षिणापथ, और
फॉरेन स्टेट्स। कैसे याद करेंगे? आर्यवर्त और फॉरेन तो याद रखिए, पहला और लास्ट, बीच में आर्यवर्त। और आर्यवर्त तो ऐसे भी पहले याद रहेगा, क्यों? क्योंकि पहले तो ये नॉर्थ नहीं है, मैंने बताया। ईस्टर्न यूपी और बिहार से चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है शुरुआत कर रहा है, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय वो चाहेगा कि इन सारे क्षेत्रों को जीत ले, तो वो गंगा यमुना दोआब को जीतता है। हाँ, पूरा क्षेत्र यहाँ पे बेसिकली मध्य प्रदेश और पूरा यूपी आ जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश यूपी पूरा आ जाएगा, सेंट्रल इंडिया यहाँ पर, ईस्टर्न का नेपाल उपाल सब आ जा रहा है। जब इधर का पूरा जीत लेता है, ये सब जीत लेता है, देखिए नेपाल उपाल, ये आपको कौन सा है, कतरीपुरा, ये पंजाब में, ठीक है। तो ये सब जीत लेगा, तो अब इधर बीच का ही क्षेत्र बच रहा है। साउथ में तो डायरेक्ट जा नहीं सकता है, पहले किधर जाएगा? 8वीं के राज्यों को पहले जीतेगा, तभी तो साउथ में ही करेगा। तो पहले ये 8वीं के राज्यों को जीत रहा है, तब ये साउथ में यानी कि दक्षिणापथ में जाएगा, ठीक है, दक्षिणापथ में जाएगा, और फाइनली ये विदेशी राज्यों की तरफ बढ़ेगा। तो ये 5 फेज आपको याद रखना है। आर्यावर्त के लिए जो नीति अपनाई, राज्य प्रस्फोधन, राज्य प्रस्फोधन, डायरेक्ट कंट्रोल, संपूर्ण उन्मूलन कर देगा, कंप्लीट डिस्ट्रॉय करेगा पूरी तरह से, और पूरी तरह से डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेगा। हाँ, इसको कहा गया दिग्विजय। अगर हम पड़ोसियों की बात करें, नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, तो यहां के लिए जो पॉलिसी अपनाई, सर्व करदान। देखिए ऐसे मिलेगा आपको किताबों में, एक ही लाइन में लिखा हुआ, मैंने डिवाइड कर दिया सुविधा के लिए। सर्व करदान यानी टैक्स दो, ठीक है। आज्ञानुकरण, मेरी आज्ञा मानो, आज्ञा का अनुकरण करो। प्रणामागमन, जब चाहूं तब मेरे कोर्ट में दरबार में आ जाओ, मुझे झुक के सलाम करो, ये है पड़ोसियों के लिए, ठीक है, ये पॉलिसी। तीसरी बात, 8वीं के राज्यों के लिए परिचारकीकृत, सर्विस में रख लिया। हाँ, सर्विस का मतलब सेना में काम करो, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज है और भी काम करने की जगह है, वहां काम करो, परिचारकीकृत, ठीक है। दक्षिणापथ के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह, अनुग्रह पे छोड़ दिया, लेकिन पॉलिसी क्या रही? CLL, कनकर्ड, जीता, लूटेड, लूटा, एंड L, लिबरेटेड, छोड़ दिया। कनकर्ड, लूटेड, लिबरेटेड, CLL पॉलिसी, कनकर्ड, लूटेड, लिबरेटेड, CLL पॉलिसी दक्षिणापथ के लिए। और इसी को कहा गया ग्रहण मोक्षानुग्रह, और इसी को कहा गया धर्म विजय। हाँ, तो आ जाएगा धर्म विजय किसके लिए कहा गया भाई? तो दक्षिणापथ के लिए। और फॉरेन स्टेट्स के लिए गरुत्मंदक, ठीक है, यानी गरुत्मंदक, गरुड़ सील वाला मार्क लगाइए, चार्टर दीजिए, गरुड़ सील लगा के, गरुड़ मोहर लगा के आप शासनादेश दीजिए मुझे। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और किस चीज का रिक्वेस्ट कर रहा हूं? कि भाई मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे यहां से बेटी भी ले जाइए मेरी, मतलब ब्याह कर ले जाइए गुप्ता डायनेस्टी में। हाँ, लेकिन हमको शासन का आदेश दे दीजिए गरुड़ मोहर लगा के। कहां पे शासन का? अगर मेरा विषय है, मेरा कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मैं शासन कर रहा हूं, वहां के लिए, मेरा कोई प्रोविंस यानी कि प्रांत है या भुक्ति है जहां पे मैं शासन कर रहा हूं, वहां के लिए मुझे चार्टर दे दीजिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा। देखिए सीक्वेंस हो सकता है अलग अलग किताबों में अलग अलग हो, लेकिन एनसीईआरटी इसी को फॉलो करता है, इसलिए इस सीक्वेंस को आप याद रखिए। अब आपको जो याद रखना है, आर्यवर्त में जल्दी जल्दी पहले 3 स्टेट 2 फेजेज में, उसके बाद 9 स्टेट, इन तीनों को याद रखना। अच्युत नागसेन और कोतकुलज इन तीनों को हराता है। आंसर इसमें से आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो सवाल देगा कहेगा 4 ऑप्शन बना के कौन सा नहीं था पहले फेज में। तो अगर ये 3 याद है तो आप कर लेंगे। यहाँ पे जो नीति है राज्य प्रस्फोधन, जिसको कहा गया दिग्विजय, ठीक है। अब से अगर पूछा जाए पड़ोसियों के लिए क्या नीति था? सर्व करदान आज्ञानुकरण प्रणामागमन। सर्व करदान का मतलब टैक्स देना, आज्ञानुकरण का मतलब आज्ञा मानना। उसके बाद जब समुद्रगुप्त चाहे आप कोर्ट में उसके उपस्थित रहें, झुक के उसको सलाम करें, प्रणाम करें, ठीक है। तो ये सर्व करदान आज्ञानुकरण प्रणामागमन। आपसे पूछा जाए 8वीं के राज्यों के लिए क्या पॉलिसी थी, क्या नीति थी? परिचारकीकृत, यानी सर्विस में आ जाना, सर्विस में मेरे आ जाओ, मेरे कारखानों में काम करो, मेरी सेना में काम करो, और भी जगह जो है वहां काम करो, ठीक है। दक्षिणापथ के लिए पॉलिसी क्या थी? CLL, कंकर्ड, लूटेड एंड लिबरेटेड। हाँ, जीता गया, लूटा गया और फिर छोड़ दिया गया। इसको कहा गया ग्रहण मोक्षानुग्रह धर्म विजय कहा गया इसको। फॉरेन स्टेट्स के लिए यानी विदेशी राज्यों के लिए
गरुत्मंधक कन्योपायन आत्मनिवेदन, स्व-विषय भुक्ति शासन याचना बता दिया मैंने। अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने प्रोविंस के लिए याचना करना कैसा, आत्मनिवेदन करके, रिक्वेस्ट करके। दूसरा कन्योपायन करके, कन्यादान करके, हाँ, गुप्तों के वंश में, गुप्तों के खानदान में, ठीक है, वहां कन्यादान करना, वहां विवाह कर देना अपनी कन्या का। और गरुत्मंधक, उसके बाद कहना कि भाई जो गरुड़ सील है उसको लगाइए और मुझे शासनादेश दीजिए कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी विषय में, या मैं अपने प्रोविंस पे या भुक्ति पे, प्रांत पे शासन कर सकूं। तो ये पूरा मैंने आपको 5 फेज का जो था वो बता दिया। समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान था, हाँ, इसको आप देखिए और पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इस तरह से हमने समुद्रगुप्त को खत्म कर लिया यहां पर, ठीक है। समुद्रगुप्त जो एक महान शासक था गुप्त डायनेस्टी का, और यहीं पे हमें इसमें हमें मात्र समुद्रगुप्त और अगला जो शासक है पढ़ना है चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य को पढ़ना है, जो कि वो भी एक महान शासक था इस गुप्त डायनेस्टी का। तो मुख्य रूप से इन्हीं दोनों को पढ़ना है। तो अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड की। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।